नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके कमोडिटी मार्केट से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और फिर आप हमें 9136934065 इस नंबर पे अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर भेजें और इस नंबर पर सिर्फ आप कमोडिटी से जुड़े ही सवाल भेजें। हमारे साथ 3 मेहमान होंगे अगले आधे घंटे तक जो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। मनोज जैन हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर हैं, हेड ऑफ कमोडिटी और करेंसी रिसर्च है। अखिलेश जैन हैं, टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर हैं। और साथ ही अनिंद बैनर्जी हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ से, जो हेड ऑफ रिसर्च है कमोडिटी और करेंसी और इंटरेस्ट रेट्स के कोटक सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिंद, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं, बात होगी चांदी की। चांदी में आज गिरावट ज़्यादा दिख रही है फिर से। क्या लग रहा है, चांदी और भी टूटने वाली है क्या? क्योंकि बाकी इंडस्ट्रियल मेटल्स पर भी दबाव दिख रहा है। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, चांदी में बेसिकली गोल्ड और इंडस्ट्रियल मेटल्स का दोनों का इम्पैक्ट रहता है। तो नेचुरली जब इंडस्ट्रियल मेटल्स में सेल ऑफ है, स्पेशली कॉपर में, और गोल्ड में भी हल्का वीकनेस है, तो सिल्वर अंडर परफॉर्म करेगा गोल्ड को। तो ये सिचुएशन में हो सकता है और 500-600 रुपए का गिरावट और देखने को मिल सकता है, 83-300 के आसपास, या इवन 83,000 तक भी दिसंबर फ्यूचर्स नीचे जा सकता है। तरफ से मनोज जी, आप बता दीजिए चांदी में कितनी गिरावट आपको और दिख रही है मौजूदा स्तरों से? नमस्कार शुमोन जी। नमस्कार सर। हमारा मानना है कि यहाँ पे सिल्वर में एक अच्छा जो है करेक्शन देखने को मिला है पिछले कुछ सेशंस में, और अब चांदी अपने सपोर्ट्स लेवल के बेहद करीब है। हमारा मानना है कि यहाँ पे गिरावट जो है अब थमनी चाहिए, आज नहीं तो कल के सेशन में। तो बिल्कुल सपोर्ट लेवल के आसपास है। हमारा मानना है कि 83,700 जो है वो MCX दिसंबर वायदा में एक अच्छा सपोर्ट है। तो वहां पे एक बार सपोर्ट जो है मार्केट ले सकता है। तो अगर कोई रणनीति बनानी है तो 83,700 के आसपास एक बार बाय कर सकते हैं। 83,350 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 84,400 जो इंट्राडे के लिए लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैन जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? देखिए विश्वमोहन जी, जो भी कंसर्न चल रहा है स्पेशली जो बेस मेटल के अंदर बिक वाली आई है, और कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो डॉलर इंडेक्स है वो कहीं 3 डेज से उसमें काफी एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिली है, जिससे चौतरफा यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी थोड़ा गुंजाइश है, हालांकि ये सपोर्ट लेवल के आसपास है, बट मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट्स हैं थोड़ा सा नीचे अप्रोक्सीमेट 1 से 1,500 पॉइंट नीचे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आज के सत्र में और आने वाले सत्रों में जब तक 84,500 के लेवल के ऊपर चांदी नहीं जाती, तो यहाँ पर एक बार बिकवाली ही करें आप। मुझे लगता है कि 83,200 और नीचे 82,700 के आसपास तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इन लेवल्स के आसपास आप फ्रेश खरीदारी करें। तब तक मुझे लगता है 84,500 के नीचे है, तब तक यहाँ पे खरीदारी से बचना चाहिए। चलिए कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ राजेश कारवा हैं हैदराबाद से, गोल्ड और क्रूड दोनों पर राय जानना चाह रहे हैं। अनिंद बैनर्जी जी, आप बताइए इनको गोल्ड में क्या करना चाहिए और कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? कच्चा तेल तो आज काफी कमजोर भी है, क्या करना चाहिए अब यहां से? देखिए, अगर गोल्ड में पोजिशनल व्यू लें तो फिर 71,000 के आसपास जो MCX का वायदा है, तो उसके आसपास एक बार इसमें बाइंग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मीडियम टर्म जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। और जो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि डॉलर इंडेक्स में एक रिबाउंड देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट काफी हद तक शॉर्ट हो चुका था, तो एक शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। तो जनरली हम लोग जब डॉलर इंडेक्स में एक रैली देखते हैं तो गोल्ड सिल्वर में फॉल आता है। दैट्स एग्जैक्टली जो हुआ है लास्ट एक हफ्ते में। तो डॉलर इंडेक्स भी एक करीब रेजिस्टेंस के तरफ पहुंच रहा है और ओवरऑल स्ट्रक्चर उसमें भी बेयरिश है। तो गोल्ड का जो व्यू है वो पोजिशनली क्वाइट स्ट्रांग है। इसके लिए एक बार 71,000 के आसपास अगर आता है तो 70,700 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है। 72,200 या 300 इवेंचुअली इसमें एक्सपेक्टेशन है होने का। और जो क्रूड ऑयल का है, क्रूड ऑयल का काफी इंटरेस्टिंग, ये बार बार 6,000 के आसपास से MCX में ये बाउंस बैक किया है। और जो अभी जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, जो लीबिया में जो डिसरप्शन हो रहा है, उसके वजह से अभी फिलहाल मार्केट के पास कोई मेजर ट्रिगर नहीं है। ये जो सपोर्ट जोन है इसको ब्रेक करके
काफी नीचे जाने के लिए। तो इसलिए 6030 40 या 50 के आसपास खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस 5980 रहेगा, क्योंकि 6000 का लेवल इन केस कोई कारणवश अगर ब्रेक होता है तो उसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर लेवल में 6320 या 6350 भी देखा जा सकता है। अगले दर्शक है हमारे साथ हरपाल सिंह परमार हैं गुजरात से। क्रूड के 6700 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन इन्होंने खरीद रखी है 92 में। अब क्या करना चाहिए? भाव तो काफी नीचे आ गया है। मनोज जी क्या सलाह देंगे इनको, हरपाल सिंह जी को? बहुत आउट ऑफ द मनी है और अभी हाल फिलहाल जो है ये एक्सपायरी में ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है कि इनके भाव के आसपास भी जो है कीमतें आती हुई नजर आए। हमारा मानना है कि अभी एक दायरा यहाँ पे कच्चे तेल में जो है बन गया है, नीचे में 5,980, ऊपर में 6,350। तो हमारा मानना है कि अगले कुछ सेशंस में दायरा बना रह सकता है, लेकिन 6,700 के स्तर आने की अभी कोई संभावना नहीं है। तो कहीं भी अगर 6,350 के आसपास के अगर भाव आते हैं तो उस समय इनको अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना चाहिए। तो ये सलाह आपके लिए आ रही है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, विनोद हैं पुणे से। सिल्वर माइक्रो इन्होंने खरीदा है 93,500 रुपए पे, 4 नवंबर वाले एक्सपायरी की। क्या करना चाहिए इनको? अनिंद जी क्या करे सिल्वर माइक्रो में? सिल्वर में एक अभी भी वीकनेस का ट्रेंड है, तो हो सकता है कि 1000 रुपया या 1200 रुपये का फॉल देखने को मिले ये हफ्ते में। तो सिल्वर में फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है 200 300 पॉइंट नीचे फ्रॉम द करंट प्राइस ऑफ द माइक्रो, क्योंकि इनकेस अगर वो लेवल टूटता है तो फॉल और हो सकता है, क्योंकि 1000 1200 रुपये का गुंजाइश है। तो इसके लिए स्टॉप लॉस लगा के चले, और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। आज अगर देखें 29 नवंबर की एक्सपायरी वाले सिल्वर माइक्रो का भाव देखें तो 84,000 के आसपास है। तो इनके खरीद भाव से काफी नीचे यहां पर है। तो ये सलाह आपके लिए यहां पर दी गई है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? आप बताइए अखिलेश जी, क्या करना चाहिए कॉपर में क्रिश को? देखिए गुंजाइश है इसमें अभी आने वाले सत्रों के अंदर। यहाँ पे लगता है मुझे और प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए। हालांकि हमने बहुत ज्यादा बिकवाली यहाँ पे देखी है, तो करंट स्तरों पे सेल से थोड़ा बचना चाहिए। बट यहाँ से 3 से 4 रुपए अप्रोक्सीमेट 789.90 के आसपास भाव मिलते हैं, तो डेफिनेटली बात है वहाँ पे सेल करना चाहिए। 792 का इसमें स्टॉप लॉस आप प्लेस करें। मुझे लगता है एक बार ग्रेजुअली भाव 782 और 774 तक के लक्ष्य भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो सेल ऑन राइस का रणनीति रख सकते हैं। प्राइस की स्ट्रेटजी के साथ क्रूड में काम करने की सलाह अखिलेश जी की तरफ से आपको दी गई है। रतन लाल है राजस्थान से। 2 लॉट नेचुरल गैस 184 रुपए 30 पैसे पर शॉर्ट कर रखा है रतन लाल जी ने। आप बताइए मनोज जी क्या करना चाहिए रतन लाल जी को? 178 इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है, तो हमारा मानना है कि कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा लें। 178 के आसपास के स्तर मिले तो एक बार पोजीशन को कवर कर लेना चाहिए। आप क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस में? अनिंद बैनर्जी जी क्या करना चाहिए इनको? देखिए अभी फिलहाल जो नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट है वो 170 नीचे और ऊपर में 190, इसी के बीच ही ये रहेगा। और जो अभी फंडामेंटल जो ट्रिगर्स है वो भी उसी डायरेक्शन में बता रहा है। तो क्योंकि इनका शॉर्ट पोजीशन है तो 190 के ऊपर स्टॉप लगा के होल्ड कर सकते हैं। एक बार 170 या 169 के आसपास का प्राइस एक्शन को वॉच करना चाहिए। अगर होल्ड कर रहा है तो कवर कर लेना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो और नीचे जा सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ है अमित है नासिक से। क्रूड और नेचुरल गैस में क्या करें? अखिलेश जी आपके फॉलोअर है, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। क्रूड और एनजी पर आपकी राय क्या है? नेचुरल गैस में जैसे अनिंद जी ने कहा कि काफी ज्यादा स्क्वीज्ड है। हालांकि अगर आपको यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट करना है तो केवल बिकॉज मुझे लगता है 177 इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर ट्रेडिंग। तो 177 का स्टॉप लॉस आप प्लेस करके इसको बाय कर सकते हैं। इंटरडे के ही लक्ष्य रहेगा 188 के आसपास, वहां पे मुनाफा वसूली करें इन फेवर। वहीं क्रूड के अंदर अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक इसमें भी भाव 6182-83 के ऊपर नहीं जाते तो यहाँ पर एक बार शॉर्ट का पोजीशन ही रखना चाहिए। और यहाँ से 20-25 रुपए यहाँ पे आप ऊपर बिकवाली करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, थोड़ा सा डाइसी है मार्केट क्रूड का। 6145 के आसपास सेल करें, 6182 का ऐसे लगाएं। मुझे लगता है एक बार 6000 के नीचे भाव देखने को मिल सकते हैं।
कि तो 6000 के नीचे भी भाव दिख सकता है, ऐसा अखिलेश जी को क्रूड में लगता है। बेचने की सलाह 5930 के टारगेट के लिए। तो चलिए, क्रूड पर तो आपकी राय अखिलेश जी आ गई। अगले दर्शक है नवनीत है राजगढ़ से। अखिलेश जी आपसे ही पूछ रहे हैं कि अखिलेश जी से ही मुझे जवाब चाहिए, सोना, चांदी, एल्युमिनियम और कॉपर, इन चारों पर इनको जवाब दे दीजिए। क्रूड पे भी हालांकि उन्होंने पूछा था, लेकिन क्रूड पर आप बता चुके हैं, तो इन पे बता दिया। हालांकि कॉपर में भी आपने बताया, लेकिन वापस से रिपीट कर दीजिए इनके लिए। देखिए, गोल्ड का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है अभी भी इमीडिएट शॉर्ट टर्म के अंदर, और यहाँ पर एक बार अच्छी पुल बैक देखने की मिलने की संभावना है। मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कॉमेक्स स्पॉट लेवल 2475 के आसपास मिलता है, तो एक अच्छी प्राइस लेवल होगा बाइंग करने का। यहाँ पर 2465 का आप स्टॉप लॉस रखें। वहीं M6 के अंदर आप 70,875 के स्टॉप लॉस से इस ट्रेड को कैरी कर सकते हैं करेक्शन के अंदर। मुझे लगता है कि 72,500-600 तक के लक्ष्य जल्दी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं गोल्ड के अंदर। सेकंड कॉपर में जैसे मैंने कहा कि 789-90 के आसपास यहाँ पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। 792 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। इंटरडे के लिए 782-81 तक के लक्ष्य मुझे लगते हैं आने वाले सत्रों के अंदर, सॉरी आज के लिए। वहीं क्रूड में जैसे मैंने बताया कि 6145-46 के आसपास एक बार शॉर्ट करें। 6182 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है एक बार भाव 6000 के नीचे तक देखने को मिल सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का ध्यान रखें क्रूड की ट्रेड के अंदर। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ सौरभ हैं पंजाब से। सोने में मौजूदा स्तरों पर निवेश करना चाहिए क्या? मनोज जी, क्या सौरभ जी को क्या सलाह देंगे? जो करंट लेवल है गोल्ड का, इन स्तरों पर क्या निवेश की आप सलाह देंगे? अगर ये निवेश के बारे में सोच रहे हैं और अगर थोड़े से भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो 1 से 2 दिन वेट करना चाहिए। यहाँ पे यूएस के जॉब डेटा आना है शुक्रवार को, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। हमारा मानना है कि 71,000 7100 वो एक अच्छे स्तर होंगे निवेश के लिहाज से। तो थोड़ा और डीप आने दें, अगर वो लेवल मिले तो फिर वहां से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर जो है अभी भी पॉजिटिव है, फंडामेंटल और टेक्निकल। तो डिप में बाय की सलाह रहेगी, और मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, तो ग्रेजुअली यहाँ पे डिप्स में ऐड करते जाना चाहिए। ओके, तो ये सलाह आप दे रहे हैं गोल्ड को लेकर। चलिए, अनिंद बैनर्जी जी, अगर आज जो मेटल्स की जो गिरावट दिख रही है, इसमें कुछ पसंद आ रहा है आपको? क्या आपकी टॉप पिक क्या होगी? किसी भी साइड में बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए? देखिए, एक कॉन्ट्रेरियन एक ट्रेड लिया जा सकता है कि इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कॉपर और सिल्वर, इसका पोजिशनल स्ट्रक्चर अभी भी बेरिश है, बट इंट्राडे के हिसाब से ये ओवरसोल्ड है। तो इंट्राडे में एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो कॉपर में करीब करीब आपका 795 तक ही आ सकता है, और सिल्वर में हो सकता है हम लोगों को 84,600 या 800 तक भी एक बार देखने को मिले। तो दोनों में बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में हल्दी पे सबसे पहले बात होगी, क्योंकि हल्दी में आज फिर से नरमी दिखी है। करीब 1.5% तक की गिरावट के साथ ये वायदा बंद हुआ है। हल्दी का लेवल देखिए तो 13,400 के करीब। मनोज जी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको हल्दी में? आज बिल्कुल काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है, दोनों साइड के ट्रेड दिख रहे हैं। क्या लग रहा है आगे की चाल कैसी रहेगी हल्दी की? हाँ, सुस्ती देखने को मिलेगी। शुक्रवार को भी जब आपसे बात हो रही थी तो हमने बोला था कि जो रिकवरी है वो टिकाऊ नहीं लगती है, और कहीं भी 14,000 के आसपास के भाव मिले तो निकलने की सलाह रहेगी। हमने देखा है कि 14,000 के स्तर हल्दी का वायदा पार कर नहीं पाया, और फिर एक बार यहाँ तो ये व्यू आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये तेजी टिकाऊ नहीं लग रही है। अखिलेश जी, हल्दी पर आपका व्यू क्या बन रहा है? बिल्कुल मनोज जी के से सहमत हुआ। मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे और गुंजाइश है करेक्शन की, और मुझे लगता है कि भाव 12,000 और इवन 11,000 तक की टेरिटरी में भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भाव जब तक 14,500 के नीचे है, मुझे लगता है कि हर उछाला लाइक बेचने के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो लगता है अभी 12 से 11,000 तक के भाव आने वाले सत्रों में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो आने वाले सत्र में 11 से 12,000 के लेवल भी दिख सकते हैं, ऐसा अखिलेश जी को हल्दी में लगता है। चलिए, लेकिन अब बात करेंगे कॉटन की, और बात करने के लिए अरुण सेकसरिया हैं हमारे साथ, एमडी हैं डीडी कॉटन के। शुक्रिया अरुण जी, आपने वक्त दिया। ये आज CIA के डेटा आए हैं कॉटन प्रेसिंग के। 1 अक्टूबर 2023 से 31 जुलाई 2024 के प्रेसिंग के जो आंकड़े हैं वो हैं 313 लाख गांठ के आसपास का,
और कुल कॉटन सप्लाई जो जुलाई 2024 तक उन्होंने एस्टीमेट लगाया है वो है 350 लाख गांठ से ज़्यादा का। सर, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं सप्लाई के, उसके मुकाबले डिमांड का सिनेरियो क्या है? डिमांड का अभी तक तो डिमांड डाउन ही है, बिकॉज उसी के कारण अब कहीं पे भी देखिए, ग्लोबली भी आप देखिए बाजार किधर है वही चल रहा है, 70 सेंट्स 69-70 सेंट्स का आइस चल रहा है। एंड इंडिया में भी अभी इन दिनों में जो मिले इंपोर्ट हुई है, इंपोर्ट करी है कॉटन, उसके शिपमेंट सब लेट हो रहे हैं। इसके कारण सब लोग को मिले ने जो इंपोर्ट किए उनको माल चाहिए, तो उन्होंने डोमेस्टिक में माल लेना चालू किया है। तो सीसीआई ने लास्ट हफ्ता 10 दिन के अंदर नीनी करके भी कम से कम 6-7 लाख आटे बेची है। तो उससे एक मोमेंटम पकड़ा गया है। और दूसरा मौसम भी थोड़ा साथ नहीं दे रहा है। मौसम भी सब जगह बारिश हो रही है, सर की नुकसान का अभी तक कोई ज्यादा विशेष समाचार नहीं है। जब तक मौसम खुले नहीं पता नहीं चलेगा, बट हो सकता है कि भाई क्रॉप डिले होगी। ओके सर, अभी और आगे आपको क्या लग रहा है, किस तरह के डिमांड सिनेरियो की तो बातचीत हो गई, लेकिन प्राइस के हिसाब से कैसा आपको दिख रहा है कॉटन? यहाँ से आगे तेजी या मंदी दिख रही है आपको? मेरे को नहीं तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि तेजी है कि मंदी है, बट इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि भाई बाजार के अंदर डिमांड जब तक नहीं आएगी ना, कुछ भी नहीं हो सकता। अभी क्रॉप भी अगर समझो क्रॉप में भी नुकसान है, क्रॉप में भी कमी है, बट अगर डिमांड जब तक पिकअप नहीं होगी तो बाजार में कोई रिएक्शन आना मुश्किल है। ओके अच्छा, विशेष करके इंपोर्ट होएगा, इंपोर्ट सस्ती पड़ रही है आज, डोमेस्टिक कॉटन से इंपोर्ट सस्ती है। हाँ सर, अब बात कर लेते हैं बढ़ने के बाद। सर, कपास खली में बहुत जबरदस्त तेजी दिख रही है, क्या हो गया है ऐसा कपास खली में? आपके पास कुछ रिपोर्ट है क्या सर? कपास खली में वही बात होगी ना जी, कि आपका कपास खोलने में वही बात होगी कि भाई आप जो सीड का रिक्वायरमेंट है वो सीड अभी है नहीं, और खली आप जो चाहिए ऑयल केक चाहिए वो भी शॉर्टेज में है। तो जब तक क्रॉप नहीं आएगी, जब तक ये महीना 2 महीना तक ऐसे ही चलेगा बाजार में बढ़ने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, बिकॉज दूसरे ऑल्टरनेटिव भी है, बट हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है। ओके, शुक्रिया अरुण जी, आपने वक्त दिया। आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत भी है, नहीं तो कुछ और सवाल मैं पूछता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान है, सव्यसाची रे हैं, ईडी है जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। शुक्रिया सव्यसाची जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल होगा, एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर किस तरह के ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्या आउटलुक है आगे को लेकर? सर ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा सर। जो एक्सपोर्ट मार्केट में जो दिख रहा है अभी का, एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा बहुत अच्छा डिमांड दिख रहा है। जैसे मिडिल ईस्ट मार्केट जो है, दुबई बोलिए, सऊदी अरबिया बोलिए, कतार बोलिए, ओमान बोलिए, हर जगह पर हमारा डिमांड बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। उसी के लिए उधर पर आप लास्ट 1 ईयर में देखेंगे कि करीब 15 से 16% का एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो इसके लिए ये अच्छा हमारा जो साइंस है बहुत अच्छा है। और होल वर्ल्ड में जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स है वो हमारा स्टेडी है। जो लास्ट ईयर और इस साल का जो हमारा अमाउंट जो देख रहा है वो स्टेडी दिख रहा है। तो ऐसा तो ज्वेलरी का जो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट पे जो उनका डिमांड है वो तो बहुत अच्छा दिख रहा है। खाली चाइना में थोड़ा इश्यू है, बट अदर देन दैट बाकी जगह पर ठीक है। बट चाइना में एक चीज हम लोग रिसेंटली जो ध्यान दिया है कि चाइना में गोल्ड ज्वेलरी का जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गया है। तो दैट आप उधर का जो रिटेल है, जैसे चौथाई फूक है एटसेट्रा, आप देखेंगे उनका को जो गोल्ड का जो सेल्स है वो बढ़ गया है रिसेंटली। गोल्ड के सेल्स चाइना में बढ़े हैं, और वैसे ज्वेलरी मार्केट आपको ग्लोबली यहाँ से स्टेबल दिख रहा है, और खाड़ी देशों से मांग अच्छी है। सर ट्रेंड किस तरह के दिख रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, क्या कुछ हो रहा है मार्केट में, उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, दुनिया में सबसे जो ज्यादा जो अभी जो ग्रो हो रहा है वो आपका जो ब्राइडल ज्वेलरी बोलते हैं, तो शादी के लिए जो ज्वेलरी है उसका ग्रोथ बहुत स्टेडी है और बहुत अच्छा है। तो ये खाली आपका मिडिल ईस्ट या चाइना या एशियन कंट्री का नहीं है, वो यूएस में भी लास्ट मंथ का जो रिटेल का डेटा आया है वो बहुत अच्छा आया है। तो यूएस में भी हमारा जो उनका जो जॉब मार्केट का जो डेटा है थोड़ा गिरावट है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में जैसे ग्रो किया और उनका इकोनॉमी जो
जो उनका जो इन्फ्लेशन का जो था, वो इन्फ्लेशन अभी देखिए 3% लेवल में है। उसी के लिए यूएस में भी ज्वेलरी का डिमांड अच्छा ग्रो कर रही है। तो आप जो बोले कि तो ब्राइडल ज्वेलरी का डिमांड बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, ये हम देखे हैं। सर अब कुछ भाव के हिसाब से बात कर लेते हैं। ज्वेलरी में अगर डिमांड अच्छी है, ग्लोबल मार्केट अच्छा है, इस बार का फेस्टिवल के सीजन को लेकर भी घरेलू बाजार में काफी अच्छी तैयारी हो रही है, आप लोगों के V2B शो में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स दिखाता, तो क्या लग रहा है भाव गोल्ड के यहाँ से किस तरह के दिख रहे हैं आपको? प्राइस को लेकर किस तरह का ट्रेंड आपको समझ में आ रहा है? देखिए, आप इंडिया का जो देखेंगे कि ये जो अभी जो गवर्नमेंट ने जो किया है हाँ कि हाँ। बड़ा जो कटौती हुआ है, ये जो ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी में, उसके लिए जो गोल्ड का थोड़ा सा प्राइस जो गिर गया है, और उसके लिए जो हमारा कंट्री में जो डिमांड है सडनली वो स्पार्ट किया है। आप सुनेंगे तो सबका चर्चा यही है कि ज्वेलरी का जो गोल्ड का जो भाव गिर गया है, उसी के लिए अभी खरीदे ज्वेलरी। तो ये जो रिसेंट स्पार्ट है, ये डिमांड हम लोग जो सोचते हैं कि इस बार हमारा रिकॉर्ड सेल्स होगा। हमारा आने वाला जो 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 त्योहार का मौसम है, उसमें रिकॉर्ड सेल्स हो सकता है। हमारा जो रिसेंट जो एग्जीबिशन हुआ, एग्जीबिशन में भी हमारा वेरी स्ट्रांग डिमांड था, एकदम अनप्रेसिडेंटेड डिमांड था। क्योंकि जो रिटेलर जो आए थे, रिटेलर भी देखा है कि उनका उधर जो डिमांड है, वो उनका जो फोरकास्ट बहुत स्ट्रांग है। तो ये ज्वेलरी मार्केट बहुत तेज रहेंगे। और आप जानते हैं कि भारत जो दुनिया में 1/3 ऑफ द गोल्ड जो है, करीब करीब 1/3 गोल्ड का डिमांड भारत का जो ज्वेलरी है उनके लिए है। तो भारत का ज्वेलरी में डिमांड बहुत बरकरार रहेंगे, तो थोड़ा बहुत इसके लिए प्राइस के ऊपर असर गिरेगा। सव्यसाची जी, आपने वक्त निकाला और ज्वेलरी मार्केट में क्या ट्रेंड दिख रहा है वो आपने समझा दिया। चलिए अब सीधा ज्वेलरी मार्केट से अब बढ़ेंगे एग्री मार्केट में चने की ओर, क्योंकि चने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंडियों में देश की कई ऐसी मंडियां हैं जहां पर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पहुंच चुके हैं और 4 महीने में 26 से 27% की तेजी है। जो भाव मई में चने का 6300 रुपये के आसपास था, अब 8,000 के ऊपर है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ विमल कोठारी जी हैं, चेयरमैन हैं IPGA के। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ET नाउ स्वदेश को। सर, चने की महंगाई कब कम होगी? आपके पास क्या रिपोर्ट है? क्या ऑस्ट्रेलियाई चने के इंपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा अक्टूबर तक? धन्यवाद विश्व मोहन जी, आपने मुझे शो पे आमंत्रित किया। देखिए, चने का जो भाव बढ़ रहा है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक्सपेक्टेड था इस साल, क्योंकि हमारे यहाँ चने की बुआई कम थी। जो हमारा प्रोडक्शन है, जो गवर्नमेंट के नंबर आ रहे थे, और जो हमारे ट्रेड के आंकड़े हैं, हालांकि ट्रेड का कोई हमारा ऑथेंटिक नंबर नहीं है, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जो गवर्नमेंट के जो प्रोडक्शन नंबर है उससे कम अराइवल्स आ रही है मार्केट में। तो ऐसा शुरू से ऐसा लग रहा था कि चने के इस बार दाम बढ़ेंगे, और ये बात हमने सरकार के समक्ष भी कई बार लाई, और सरकार को भी सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया। इसीलिए उन्होंने येलो पीस को, इंपोर्ट को 0 ड्यूटी पे उन्होंने लास्ट दिसंबर से खोल दिया था, और लगभग 2 मिलियन टन येलो पीस का इंपोर्ट भी हुआ है। तो ऐसा बात नहीं है कि ये कोई ये स्थिति हमें मालूम नहीं थी। देखिए, 2 साल में हमारी जो बाकी दूसरी दालें हैं, तुअर और उड़द, उनमें भी प्रोडक्शन कम रहा है। तो तुअर में भी कम था, उड़द में भी कम था, चने में भी कम था। तो इसलिए क्या है कि सारा प्रेशर जो है थोड़ा वो चने पे आ गया। तो और दाम ऊपर जा सकते हैं क्या विमल जी? और यहाँ से कितनी तेजी? इसमें शायद अब देखिए, दाम बहुत बढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ क्या है कि प्राइस इलास्टिक मार्केट है, कोई भी चीज का दाम बहुत बढ़ता है तो उसका कंजम्पशन घट जाता है। और येलो पीस जो है वो उसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। आपको बता दूं, हमारे यहाँ इस बार कम से कम 20 लाख टन से ज्यादा का इम्पोर्ट हो चुका है। सर, लेकिन आप त्योहारी सीजन है, अगर चने के बेसन की जगह पे आप येलो पीस के बेसन का इस्तेमाल होगा क्या यहाँ पे? लड्डू वगैरह खाएंगे? तो हो रहा है ऑलरेडी लगभग। आपको बता दूं, डेली कम से कम हम जो फूड्स पे जो येलो पीस जो माल पड़े हैं, डेली कम से कम 7,000 टन से ज्यादा की डेली जो है उसकी बिक्री हो रही है। साल रेट डेली 7,000 टन, मतलब 70,000 क्विंटल मटर रोज मार्केट में जा रही है। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि 70,000 क्विंटल जा रही है, तो किसी न किसी दाल को सब्स्टिट्यूट कर रही है, तो वो चना है। लेकिन ये 100% चने को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। तो हाँ, लेकिन ये कुछ काफी हद तो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। और देखिए, दाम में चने की अवेलेबिलिटी कम है। चना में मैं समझता हूँ कि 4-5 रुपए किलो अभी भी इसमें गुंजाइश है, शायद बढ़ सकता है। अब देखिए, जो नई क्रॉप है हमारे यहाँ आएगी जनवरी में, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की जो क्रॉप है वो शुरू होगी अक्टूबर से। तो हमारे यहाँ जो
शिपमेंट जो ऑस्ट्रेलिया से जो आएंगे वो एंड जी, ऑफ जी। नवंबर या फर्स्ट वीक दिसंबर को आएंगे। तो जो फेस्टिवल सीजन है उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई नई आवक देखिए ओके। कोई और कहीं से हमें मिलेगी। जी, हाँ, जी, जी, जी। तंजानिया में एक छोटी क्रॉप होती है 1 लाख जी। टन की, वो जरूर हमारे यहाँ आ जाएगा। ओके। हमने सरकार को एक सुझाव भी दिया है कि आप काबुली चना, जो रशियन काबुली चना है, उसका आप इंपोर्ट अलाउ करें, उसमें ड्यूटी कम कर दीजिए। आप ड्यूटी कम करके, जो अभी 44% ड्यूटी है, उसको कम करके 20% तक ले आइए। और वो चना है, वो एक देसी चने का अच्छा सब्स्टिट्यूट है। ओके, लेकिन वो ये ओके। रिप्रेजेंटेशन दिया हमें काफी टाइम हो गया, लेकिन इस पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। तो ये देखिए कुछ जी, समय जी। तक ये चलेगा, हमें इसका जी जी बिल्कुल सही बात है। उम्मीद करते हैं कि फेस्टिवल सीजन में कुछ और सप्लाई बढ़े ताकि इसकी महंगाई से थोड़ी राहत मिले। शुक्रिया विमल जी आपका, और बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमोडिटी फटाफट को यही समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।